Good morning, myself Prathan Singh. In this video, we discuss chapter number 3, the Delhi Sultanate. पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा और इसके बाद आज हम थोड़ा सा आगे अपने चैप्टर्स को बढ़ाएंगे और देखते हैं कि आगे क्या है। तो तैमूर इन्वेशंस, तैमूर का जो आक्रमण हुआ उसके बारे में हम बात करें तो ये 1398 AD में हुआ। द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज कंप्लीटली एक्सपोज्ड बाय द तैमूर इन्वेंशन ऑफ दिल्ली 1988 AD। आपको पता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक हुए तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिससे उनका खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनते हैं, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के पास ना तो धन होता है, तो अगर धन नहीं होता है तो कोई भी राजा मजबूत नहीं हो सकता है। इस तरीके से क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक कमजोर पड़ जाते हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तैमूर नामक एक आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करता है और विजय प्राप्त कर लेता है। तैमूर वाज अ तुर्क but he could not claim the blood relationship with the चंगेज। जो तैमूर था वो क्या एक था, एक तुर्क शासक था, लेकिन उसका एक खून का रिश्ता किसके साथ था, चंगेज के साथ था। आपको पता था चंगेज बड़े क्रूर हुआ करते थे, जहां भी जिस देश में अपना आक्रमण करते थे उस देश में पूरी तरीके से तबाही मचा के रखते थे। His motives of the raiding India's were the denial of wealth and the Delhi Sultanate. There was no one of the stop of the inventions. Taimur's army ransacked and plundered the various towns on the way of Delhi. दिल्ली में आक्रमण करने के पीछे सबसे मुख्य जो कारण था तैमूर का, वो दिल्ली की जो संपत्ति थी, जो वहां का सबसे ज्यादा खजाना था, उसको लूटना था। वो एक आक्रमणकारी था, वो उसे शासक करने नहीं आया था, वो वहां पे आक्रमण करके बहुत सारे धन दौलत को ले गया। तो यहाँ पे आक्रमण करता है, तबाही मचा देता है, हर तरफ बस खून ही खून करता है, क्रूरता से मर्डर करता है और दिल्ली पे क्या करता है, खजाना को लूट लेता है। और जितने भी दिल्ली के आते हो, जो भी आपके छोटे छोटे टाउन्स वगैरह पड़े, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। वहां पे मर्डर किए, कत्ल किया, वहां पे लूटा, वहां पे साथ अत्याचार किया और सिर्फ धन बटोरता हुआ दिल्ली तक पहुंचा था। Taimurs when entered Delhi and looted its mercilessly killed the peoples. तैमूर जब भारत में आक्रमण करता है और दिल्ली पहुंचता है तो पूरी तरीके से दिल्ली को लूट लेता है और बहुत ही क्रूरता पूर्वक, बहुत ही ज्यादा दुखी पूर्वक क्या करता है, लोगों की हत्याएं करता है। तैमूर अपॉइंटेड द खिर्ज खान एज द डिप्टी बिफोर द रिटर्निंग ऑफ द समरकंद। समरकंद लौटने से पहले तैमूर खान क्या करता है, खिर्ज खां को अपना डिप्टी, अपना उत्तरदायित्व देके उसको जाता है। ही मेड द खिर्ज खान द गवर्नर ऑफ द मुल्तान। मुल्तान का गवर्नर किसे बनाता है, खिर्ज खां को बनाता है। लाहौर एंड द दीपालपुर। लेटर खिर्ज खां कैप्चर्ड दिल्ली इन 1414 AD एंड बिगैन द रूल ऑफ द सैयद्स। अब क्या होता है कि जब उसको खिर्ज खां गवर्नर बन जाता है मुल्तान का, लाहौर का, दीपालपुर का, तो उसके बाद वो क्या करता है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है 1414 ईस्वी में और वो रूल जाता है एक नाम से, सैयद नाम से। तो सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं, सैयद राजकी वंश का बात करते हैं, तो हम 1414 से लेके 1451 के बीच का जो शासनकाल रहा है वो सैयद के बीच में रहा है। तो द सैयद सुल्तान्स रूल द बिलीव पीरियड देयर वेयर 4 सैयद किंग्स। कुल मिला के बहुत बड़ा इनका शासनकाल नहीं रहा है, कुल मिला के 4 ही शासक हुए हैं। अब वो कौन कौन से हुए हैं, वो खिर्ज खां सैयद हुए हैं। तो खिर्ज खां सैयद के बारे में अगर हम बात करें तो खिर्ज खां 1414 से लेकर 1421 के बीच में लीड द फाउंडेशन ऑफ द सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी का संस्थापक बना। ही वाज द टॉलरेट रूलर्स आफ्टर द कैप्चरिंग द दिल्ली। ही रूल्ड ओवर द 7 years एंड डाइड इन 1421। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद वो 7 सालों तक राज करता रहा और 1421 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मुबारक शाह, उसका जो बेटा होता है, 1421 से लेके 1434 के बीच में राज करता है। द सन ऑफ द खिर्ज खां
खिलजी खां का लड़का होता है मुबारक खां, ascended the throne but he had faced the challenge based on the rebellious and the conquering nobles। जो वहां के अमीर लोग थे और जो वहां के लुटेरे थे उनकी विरोध का कारण ऐसा था कि खिलजी खां का बेटा मुमताज खां मुबारक खां साहब वो राज्य नहीं कर पाता है, उसका कोई समर्थन नहीं करता है। मोहम्मद शाह सैयद 1434 से लेकर 1443 के बीच में, फिर आते हैं अलाउद्दीन शाह सैयद 1443 से लेकर 1451 के बीच में, सक्सीड हिम, एक के बाद एक क्रम से आए, बट बोथ अनसक्सेस टू द consolidated their positions। Ultimate Delhi came under the control of Behlol Lodi and Afghanistan nobles। एक अमीर आदमी जो कहाँ का था, अफगान का था, जिसका नाम बहलोल लोदी था, वो क्या करता है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। क्यों कैप्चर कर लेता है? क्योंकि जितने भी सैयद वंश के राजगाह हुए वो कोई भी शासक चलाने की योग्य नहीं हुए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोधी डायनेस्टी के बारे में। करते हैं द लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 का जो समय काल है, एक लंबा शासनकाल भी रहा है और एक महत्वपूर्ण शासनकाल भी रहा है। सैयद डायनेस्टी वाज सून रिप्लेस्ड बाय द लोधीज हुज वेयर ऑर्गेनाइजली। जो सैयद डायनेस्टी थी, जिसको खिलजी खां ने बनाया था, खिलजी खां की अपनी डायनेस्टी थी, वो जब कमजोर पड़ गई तो उसको जल्दी ही बहुत लंबा शासनकाल उसको रिप्लेस कर दिया गया लोधी के द्वारा। और ये जो लोधी थे वो मूलतः कहाँ के थे? अफगान मूल निवासी थे, अफगान के आदिवासी थे। निवासी कहाँ के थे? अफगानिस्तान के आदिवासी थे। इन 1451 AD बहलोल लोधी बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। 1451 में बहलोल लोधी नाम का एक शासक क्या होता है? वो दिल्ली का शासक बन जाता है। He expand लोधीज रूल फ्रॉम पंजाब टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार। और उसने राज करने के बाद जब वहां का राजा बन जाता है तो अपने राज्य को, जो दिल्ली का सल्तनत है, उसको पंजाब, द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार के वेस्टर्न बॉर्डर तक फैलाता है, यहां तक अपना विस्तार करता है। बहलोल लोधी वाज सक्सेड बाय हिज सन सिकंदर लोधी। और बहलोल लोधी के बाद जो अगला शासक होता है वो कौन होते हैं? उसका बेटा, जिसका नाम होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम पीरियड है 1489 टू 1517 AD। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधी सुल्तान वाज सिकंदर लोधी। अगर लोधी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों की बात किया जाए तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आपका आता है सिकंदर लोधी का। He brought the nobles under his controls। उसने जितने भी वहां के रईस लोग थे, जितने भी उनकी चीजें थी, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। He established the efficient administrative systems। और उसने efficient मतलब होता है अधिकार या पर्याप्त मात्रा में उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने प्रशासन को सुधारा, मजबूत बनाया। He laid the great emphasis on the justice। उन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। And all the highways of the empires were made safe from the robbers and the bandits। बैंडिट्स और लुटेरों के द्वारा क्या होता था? पहले जो हाईवेज थे, जब लोग वहां से जाते थे तो उनको लूट लिया जाता था। तो उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो न्याय के क्षेत्र में किया। साथ ही साथ राजाओं के द्वारा बनाए गए जितने भी हाईवेज थे उन सबको इन डाकुओं के द्वारा मुक्त कराया गया। डाकुओं से मुक्त कराया गया मतलब वहां पे डाकुओं की जो चलती थी उसको डाकुओं को हटाया गया, मारा पीटा गया, जो भी कुछ किया गया। लेकिन वहां पे सबसे महत्वपूर्ण काम उनका ये रहा कि उस रास्तों को डाकुओं से मुक्त कर दिया गया। द प्राइस ऑफ द ऑल द इनिशियल commodities were made cheap। He took the keen interest in agriculture। He founded the city of Agra and made his capital। सिकंदर लोधी के बारे में अगर और इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उन्होंने एग्रीकल्चर को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। साथ ही साथ जो आगरा, आप एक शहर का नाम सुनते हो जो उत्तर प्रदेश में है, उस आगरा शहर की स्थापना, उस आगरा शहर को आगरा शहर बनाने वाला कौन था? सिकंदर लोधी था। और उसी ने उसको अपना क्या बनाया? कैपिटल शिफ्ट किया।
The Lodhis built the tombs in gardens. These Mughals after adopted these styles. बगीचों के बीच में वो अपना क्या बनाते थे, मकबरा बनाते थे। और यही चीजें, यही सेम जो मकबरा बनाने की प्रथा थी, इसको किसने अडॉप्ट किया? इनके बाद जो शासक आते हैं मुगल लोग, तो मुगलों ने इस चीज को क्या किया? अडॉप्ट किया। इब्राहिम लोधी अगले जो शासक हुए कौन हुए? इब्राहिम लोधी। इनका टाइम पीरियड है 1517 टू 1526 एडी, 1517 से लेकर 1526 के बीच में। सिकंदर लोधी वाज सक्सेडेड बाय हिज सन इब्राहिम लोधी। अपने पुत्र, इसका जो पुत्र हुआ जिसका नाम इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के बाद अगला शासक बना। अफगान चीफ्स एंड द राजपूत रूलर्स वांटेड टू द एसेंट देयर इंडिपेंडेंस। जो नोबल्स लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो राजपूत लोग थे, ये अपना क्या चाहते थे? स्वतंत्रता चाहते थे। ऑन द मोस्ट पावरफुल अफगान चीफ दौलत खान लोधी, एक बहुत ज्यादा जो अफगान का चीफ था, बहुत ज्यादा ताकतवरी, बहुत ज्यादा पावरफुल जो था, दौलत खान लोधी था। वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब का क्या था? गवर्नर था। ही इनवाइटेड बाबर, इसी ने किसको बुलाया? बाबर को बुलाया। ए सेंट्रल एशियन चीफ इज द इन्वेड इंडिया एंड डिस्प्लेस द इब्राहिम लोधी। 1526 में बाबर भारत आता है, इब्राहिम लोधी से उसकी लड़ाई होती है, और इस लड़ाई में पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है, और इसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और उसकी हत्या कर देता है। बाबर इन्वेंटेड इंडियाज एज द डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन 1526 एडी इन द बैटलफील्ड ऑफ पानीपत। पानीपत के मैदान में 1526 की ईस्वी में बाबर भारत आता है, और वो क्या करता है? इब्राहिम लोधी को हरा देता है। Thus the Lodi dynasty has and the दिल्ली सल्तनत come to an end। अब वो समय आ गया जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। तो दिल्ली सल्तनत हमारा शुरू कहां से होता है? दिल्ली सल्तनत हमारा शुरू होता है स्लैब डायनेस्टी से। अगर बात करें टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड आपका है 1206 से लेके और 1526 का जो शासनकाल होता है, जहां पे इब्राहिम लोधी का अंत होता है, वहां तक का जो समय काल है वो दिल्ली सल्तनत का समय काल है। तुम्हारा दिल्ली सल्तनत यहीं पे आगे खत्म हो जाता है। फिर दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या है एडमिनिस्ट्रेशन? द दिल्ली सल्तनत वाज हेडेड बाय द सुल्तान हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एम्पायर। एम्पायर यानी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो आदमी होता था वही सुल्तान होता था, उसी को हम राजा कहते थे, उसी को हम सम्राट कहते थे। He was the commander in chief and the chief justice and responsible for the protection from outside attack and the maintaining law and order। लॉ और ऑर्डर, नियम और कानून बनाने से लेकर के, कमांडर इन चीफ मतलब मुख्य सेनापति होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शंस, वो उत्तरदायित्व उसका होता था कि बाहरी जो भी आक्रमणकारी उससे कैसे बचाना है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पर्सन होता था दिल्ली सल्तनत का, वो सुल्तान होता था, जिसका क्या काम होता था? वो कमांडर इन चीफ होता था। दूसरी चीज ये है कि उसका काम होता था प्रोटेक्शन देना, कि बाहर का कोई आक्रमण ना हो पाए। तीसरा उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, किस तरीके से नियम और कानून अपने राज्य में स्थापित किया जाए। ही वाज हेल्प बाय हिज मिनिस्टर, उसकी जो सहायता होती थी उसके मंत्रियों के द्वारा होती थी। इनकम एक्सपेंडिचर रिवेन्यू कलेक्शन वेयर द हैंडल बाय द वजीर, वजीर जिसको हम मंत्री भी कहते हैं, तो इनके द्वारा क्या किया जाता था? रेवेन्यू कलेक्शन, जो खर्चे होते थे, जो एक्सपेंशन होते थे, जो इनकम होती थी, इन सब का जो लेखा जोखा होता था वो वजीर के द्वारा किया जाता था। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ आर्मी वेयर टेकन केयर बाय द अरीज इन मुमलिक। Chief Sadar was the head of the matters related in the religions and the Chief Qazi was the head of the Justice Department। अगर किसी धर्म को लेकर कोई बात हो रही है, अगर आर्मी को लेकर बात हो रही है, तो अरीजे मुमलिक क्या होते थे? आर्मी चीफ होते थे। चीफ सदर क्या होते थे? जो भी धर्म से संबंधित बातें होती थी उसको कौन देखता था? चीफ सदर देखता था। और चीफ कादरी क्या होता था? चीफ कादरी जो होता था वो मुख्य होता था आपके जस्टिस डिपार्टमेंट से। बात समझ में आ रही है? Some people were given the both military and civil post in the administration. They were called the nobles। नोबल्स मतलब होता है रईस लोग, अमीर लोग। इन लोगों का जो था वो मिलिट्री में और सिविल पोस्ट में, प्रशासन में इनकी क्या होती थी? दोनों जगह पे इनकी चलती थी। दे वेयर कॉल नोबल्स, नोबल्स कहा जाता था। दे वेयर खान्स, मलिक्स एंड अमीर्स। उनको क्या कहा जाता था? खान होते थे, उसमें मलिक्स होते थे, अमीर्स होते थे। हैविंग
10,000, thousands and 100 horses रिस्पेक्टिवली। इनके 1000, 10,000, 100 घोड़े ऐसे कुछ हुआ करते थे। डिविजन्स ऑफ द एम्पायर कैसे बटा था इसके बारे में हम बात करते हैं जल्दी से। तो द एम्पायर, द दिल्ली सुल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू द सुबास या प्रोविंस, सुबास या प्रोविंस में बटा होता था। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू द सिक्स, हर एक प्रोविंस जो था वो बटा होता था 6 में। वेयर द फॉर्डर्स डिवाइडेड इनटू द परगनास, परगना आज भी आप सुनते हो, परगना में बटे होते थे। एंड परगना वाज डिवाइडेड इनटू विलेज, और परगना विलेज में डिवाइड होते थे। द हेड ऑफ द सूबा वाज कॉल्ड द मुक्ति, मुक्ति हेड होता था किसका, सूबा का। वाइल दैट द सिख वाज कॉल्ड द सिकंदर, और सिकंदर किसे कहा जाता था, सिकंदर कहा जाता था जो सिख का मुख्य होता था। दिस परगनास वर हेड बाय द अमीन, अमीन यहाँ के प्रमुख होते थे, कहाँ के, परगना के। एंड द विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड द मुकद्दम, अकाउंटेड ऑफ द पटवारी एंड द लैंड ऑनर्स एज द कुड्स। तो अमीन होते थे, मुकद्दम्स होते थे, पटवारी होते थे और कुड्स होते थे। इकोनॉमिक टूल्स के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ द बेसिक unrelated items, order the keep of the soldiers and the people happy. He appointed the Shahnaz to keep an eye over the manufacturations of the trades. No one could change the higher price if anyone found doing the work punished severely. इकोनॉमिक्स टूल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके बारे में, प्रशासन के बारे में सबसे अच्छा काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, आपको पता है, हमने बताया है आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वर्क होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें काम करता है। बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जिसके मार्केट पे उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। तो उन्होंने शाहनाज को बनाता है, जो जिनकी एक नजर किस पे रहती है, बाजार पे रहती है, जो बाजारों के मूल्य का एक बढ़िया लेखा जोखा रखते हैं, कोई भी हायर रेट में किसी चीज को नहीं बेच सकता है। द इक्ता सिस्टम, इक्ता प्रणाली किसने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने पढ़ाया था, आपने पहले वीडियो में हम देखा है। तो अलाउद्दीन खिलजी एंड द दिल्ली सल्तनत अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज द गवर्नेंस ऑफ द टेरिटरीज। दीज मिलिट्री कमांडर्स वेयर कॉल्ड द इक्तार। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मिलिट्री के कमांडर्स को एज ए गवर्नर के रूप में अपने राज्य में निर्धारित किया, नियुक्ति किया। दीज मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री के मुखिया हुआ कमांडर्स हुआ करते थे। वेयर कॉल्ड द इक्तादार, इन्हें इक्तादार कहा जाता था। एंड लैंड दैट दे कंट्रोल ओवर कॉल्ड द इक्तास, और जिस लैंड पे, जिस भूमि पे इनकी अपनी राज्य होता था, अपनी इनकी क्या होती थी, कंट्रोल होता था, उसे इक्तास कहा जाता था। दीज इक्तादार्स कंट्रोल द रेवेन्यू फ्रॉम दियर ईस्टर्न और द इक्तास, जो इनकी जमीनें हुआ करती थी, इसकी जो रेंट रेवेन्यू होता था, इसको जो कौन लेता था, इक्तादार लिया करते थे। दे आर एंड देयर बिकम देयर सैलरी, और यही उनकी सैलरी होती थी। क्या होता था कि ये सैनिकों को एक जमीन दे देते थे, ये जमीन आपकी है। अब सैनिक क्या करता था, उस जमीन को किसी और को दे दिया, तो उसका जो रिवेन्यू मिलता था वो अपने पास रख लेता था, और वही इसकी क्या होती थी, सैलरी हुआ करती थी। बात समझ में आ रही है। They have to maintain law and order in their iqtas. The iqtadar were regularly transformed from one iqtas to another. Sultan keep the strict check on them. अब ये नहीं था कि जिसको जो जमीन मिल गई हमेशा के लिए उसका वही रहता था। सुल्तान उनका ट्रांसफर क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नजर रखता था कि नहीं कोई वहां पे राज कर रहा तो वहां पे बहुत दिन तक राज कर ले, और बहुत दिन तक उसकी जमीन नहीं, उसके बाद दूसरा इख्तियार उसको दिया जाता था, वहां का इख्तियार बन जाता था। तो एक बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा अच्छी जो प्रशासन को लेकर, बाजार नियंत्रण को लेकर अलाउद्दीन खिलजी की सोच रही है। तो बाद में इसको बहुत सारे राजाओं ने फॉलो किया है। The Iqtadar also had maintains a small contingent and the troops assisted the king's military campaign. Thus, Alauddin Khilji imposed heavy responsibility on his military commanders and kept the strictly under controls. इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही ज्यादा हैवी, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, एक कंट्रोल बनाया, बाजार में भी, प्रशासन में भी और मिलिट्री में भी। उनको अच्छी सैलरी भी दी और उन पर एक अपना नियंत्रण भी बनाकर रखते हैं। हाँ, बात कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय जिसे कहा जाता है, पीपल हु मेड द डिफरेंस। पृथ्वीराज चौहान प्रोबेबली नोन एज द पृथ्वीराज तृतीय, प्रोबेबली नोन एज द पृथ्वीराज चौहान, वाज द हिंदू किंग ऑफ द चाहमनाज या चौहान डायनेस्टी। पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम मोस्टली जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से, जो चौहान डायनेस्टी के एक बहुत ही बड़े हिंदू राजा हुए। ही रूल्ड द किंगडम ऑफ अजमेर एंड दिल्ली।
उन्होंने दिल्ली और अजमेर में राज किया ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 12th सेंचुरी। 12वीं मध्य सेंचुरी के बीच में उन्होंने दिल्ली और अजमेर में शासन किया। पृथ्वीराज वाज एंड द अग्निवंशी, अग्निकुल राजपूत, वो अग्निवंशी राजा थे, who drive into the organized from the sacrificial fire pit. He ruled over most of the regions in Rajasthan and Haryana. हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। He was very brave, वो बहुत ही बहादुर थे। He defeated the force of the मोहम्मद गोरी in the first battle of Tarain in 1191 AD। 1151 के युद्ध में उन्होंने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। वो एक बहुत ही बहादुर शासक थे। बट द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉर 1192 AD, 1192 के दूसरे तराइन युद्ध में वो हार जाते हैं। ही वाज डिफीटेड, वो हारते हैं एंड किल बाय द मोहम्मद गोरी, और उनकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गोरी के द्वारा। His defeat lead to the foundation of the Muslim rule in India। उनकी हार की वजह से ही क्या होता है? मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको आपके अगले चैप्टर में।